अन्या अपने कमरे में जल्दी से आती है और रुद्र का नंबर मिलाती है। 1 घंटे में ही रुद्र फ़ोन उठाकर अपने सामने चल रहे टीवी की आवाज़ कम करते हुए खिड़की के पास आते हुए कहता है, तो बटोर लिया सबकी खुशियाँ। अन्या मुस्कुराते हुए थोड़े मायूस टोन में कहती है, पर अधूरी सी है ये अब भी, आप जो नहीं हो हमारे साथ। पता नहीं ये सब कब नॉर्मल होगा। रुद्र, बहुत जल्द वाइफी। वैसे भी तुमने शुरुआत तो कर दी है। रुद्र इतना बोल अपनी तेज टीवी पर फेरता है, जहां न्यूज़ में बेदी इंडस्ट्री की बर्बादी का जनाजा जो दिख रहा था, सबसे ज़्यादा राजवेंद्र बेदी का। उन्हें पुलिस अपने स्कैम के चलते पकड़े जाने के बाद रिमांड रूम में ले जाने वाली खबर दिखा रही थी, जिसे रुद्र को तो बड़ा मज़ा आ रहा था। उसे बार बार वो पल याद आ रहा था जब वो उसके दादाजी उस राजवेंद्र बेदी ने अपने घर के बाहर खड़ा कर जो जिल्लत महसूस करवाया था, और वहीं आज सबसे बड़ी जिल्लत उसे सहनी पड़ रहा था। अन्या रुद्र की बात सुन कहती है, अभी तो बस शुरुआत है, आगे तो बहुत कुछ होना बाकी है। रुद्र फिर खुद सोचते हुए कहता है, अबे ठीक है अन्या, वो ठीक है, और उसे ये तक की खबर है ये सब आपने किया है। रुद्र ये सुन एक पल को मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे भी हैरानी नहीं हुई। अबे उसे भी बेहतर जो जानता था, अगर उसे पहचान लिया तो ये बड़ी बात नहीं है। अन्य रुद्र की खामोशी देख मुंह बनाते हुए कहती हैं, अगर सब हालचाल जानना हो गया हो तो मैं बता दूं आपको, आपकी एक बीवी भी है। रुद्र ये सुन अपनी आईब्रो उचकाते हुए सीरियस अंदाज में कहता है, सिर्फ एक है? रुद्र का ये बोलना था कि अन्या चौंकते हुए गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहती हैं, क्यों, अफसोस हो रहा है या और चाहिए आपको? रुद्र अन्या को थोड़ा छेड़ते हुए कहता है, चाहने को तो बहुत कुछ चाहता हूँ वाइफी, बट तुम मेरी पूरी होने नहीं देती। तुम एक बार हाँ कहो, हर चाहत पूरी कर लूँगा अपने। रुद्र की ऐसी बहकी बहकी बातें सुन अन्या गुस्से में भर कहती हैं, आप मिलिए मुझे, मैं बताती हूँ आपको, आपकी चाहत आपकी तमन्ना पूरी करूँगी अच्छे से। बहुत छूट दे दी है ना मैंने आपको, अब बताती हूँ। रुद्र अन्या को गुस्से में सुन अपनी हंसी रोक कहता है, अरे वाइफी क्या हुआ, तुम गुस्सा हो? अन्या ज़बरदस्ती की मुस्कान में अपने दांत किटकिटाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं क्यों गुस्सा होंगी, अभी तो मुझे आपकी चाहत पूरी करनी है। आप बस एक बार मेरे सामने आइए, तब मैं बताती हूँ आपको। ये सुन रुद्र मुस्कुरा रहा था, उसे अन्या को छेड़ने में बड़ा मज़ा आ रहा था। वो जानबूझकर अन्या को तंग कर रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ अलग ही प्लानिंग चल रही थी अन्या के लिए। अगली सुबह नित्या और मालविका जी काफ़ी परेशान से हॉल में मौजूद थे। उन दोनों को देख साफ पता चल रहा था कि उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि मिस्टर बेदी अब भी पुलिस कस्टडी में थे। नित्या परेशान सी लॉयर से बात कर जैसे ही फ़ोन रखती हैं कि मालविका जी तुरंत उसे देख परेशान नज़रों से पूछती हैं, क्या हुआ नित्या, क्या कहा लॉयर ने? नित्या अपनी माँ के सवाल पे निराशा से अपना सिर नामे हिलाती हैं, जिसे देख मालविका जी के कदम लड़खड़ा से जाते हैं। नित्या अपनी माँ को संभालते हुए उन्हें सोफे पर बैठाती हैं। वहीं सीढ़ियों पर खड़ा रुद्र उन माँ बेटी का ये हाल देख मन ही मन मुस्कुरा रहा था। ये तो उसका पहला कदम था, तब उनका ये हाल हो चुका था। अभी तो रुद्र ने अपना बदला लेना शुरू किया ही है। जैसे इन लोगों ने उसके दादाजी की इंसल्ट की थी, वो नज़ारा रुद्र कभी नहीं भूल सकता था। इसीलिए वो कुछ सोचता हुआ एक नज़र पूरे हॉल में मारता हुआ सीरियस एक्सप्रेशन के साथ नीचे आता है। नित्या रुद्र को देख भागते हुए उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ घबराए लहजे में कहती हैं, सिद्ध क्या हुआ? तुमने कहा था तुम डैड को इन सब से छुड़ा लोगे। रात से सुबह हो गई, लेकिन डैड अब तक नहीं है वहाँ, अब तक वही है पुलिस कस्टडी में। सिद्ध प्लीज़ कुछ करो। मालविका जी रुद्र को देख उसके सामने हाथ जोड़ रोते हुए कहती हैं, सिद्ध बेटा, अब तुम ही कुछ कर सकते हो, हम दोनों अब हार गए हैं, उन्हें बचा लो अब तुम प्लीज़, वो दिल के मरीज़ हैं, उन्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे?
रुद्र एक नज़र उन माँ बेटी को देखता है। उन माँ बेटी के आंसू भी रुद्र को जैसे एक दिखावे से लग रहे थे। आज इन माँ बेटी को इस बात की फिक्र थी, मिस्टर बेदी उनका सहारा है और उन्हें कुछ हुआ तो वो लोग कैसे जिएंगे। तब ये सोच कहाँ गई थी जब रुद्र को इस परिवार ने अपने परिवार से इतने सालों तक दूर कर दिया। वो भी तो अपने परिवार का सहारा था। आज जब अपने पे बात आई तो उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। रुद्र यही सब सोच एक घिन भरी नज़रों से उन माँ बेटी को देख अपना हाथ जल्दी से नित्या के हाथों से झटकता हुआ कहता है, नित्या तुम चिंता मत करो, उनको शाम तक बाहर आ जाएंगे। मैं उसी काम के लिए जा रहा हूँ। बस मुझे ऑफिस से कुछ फाइल लेनी है, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। ये सुन नित्या जल्दी से अपने आंसू पोंछ कहती है, ठीक है चलो हम साथ में चलते हैं। इतना बोल नित्या जाने के लिए मुड़ती है कि रुद्र उसे टोकते हुए कहता है, नहीं तुम नहीं चल सकती। ये सुन उचकते हुए रुद्र को देखती है तो रुद्र अपनी बात संभालते कहता है, मेरा मतलब है तुम्हें इस वक्त आंटी के पास रहना चाहिए। ये ऑफिशियली वर्क मैं खुद देख लूँगा। तुम बस मुझे अंकल का एक्सेस कार्ड दे दो ताकि मैं फ़ाइल ले सकूं। रुद्र के एक्सेस कार्ड की डिमांड पर नित्या और मालविका जी एक पल को चुप हो गई। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को देखती हैं। रुद्र उनकी चुप्पी देख दोबारा कार्ड का पूछता है तो अब मालविका जी उसे बिना किसी सवाल के कार्ड लाकर दे देती हैं, क्योंकि अब उन्हें रुद्र पे भरोसा था और अब हालात भी ऐसे थे जिस पे सवाल करना भी उनके हक में नहीं था। रुद्र कार्ड पाकर मन ही मन मुस्कुराता हुआ जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अन्य कमरे में मुंह फुलाए बैठी थी, क्योंकि रुद्र ने कल रात से अब तक उसे एक बार भी मनाने की कोशिश नहीं की, जबकि पता है अन्य उससे गुस्सा है। वो सोफे पर चिढ़ते हुए बैठी रुद्र की फ़ोटो को घूर कर कहती है, देख लिया आप मुझसे कितना प्यार करते हो। सुबह से कॉल किया, एक मैसेज तक नहीं किया। आपको सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना मैं गुस्सा हूँ या नाराज़ रहूँ, बस कहने की बात है। रुद्र की एक्टिंग करते हुए, वाइफी आई लव यू वाइफी। इतना बोल अन्या मुँह बनाते हुए गुस्से से कहती हैं, देख लीजिएगा मैं इस बार बिल्कुल भी नहीं मानूंगी, बिल्कुल नहीं। अन्या बोलते हुए अपने हाथ में पकड़े किशन से रुद्र की फ़ोटो की तरफ फेंकते हुए कहती हैं, सुना आपने, नहीं मानूंगी। फिर खुद की हरकत पे एक ठंडी आह भर कहती हैं, आह मैं भी क्या कर रही हूँ, मुझे तो आपके सामने जाने के बाद आपको गन से उड़ा देना चाहिए। आह ये भी नहीं कर सकती, आपके सामने आते ही मेरा गुस्सा हवा हो जाता है। आखिर इतना प्यार क्यों करती हूँ आपसे, क्यों? अन्या जैसे खुद से सवाल कर ही रही थी कि अचानक ही उसका फ़ोन बजता है। अन्या झट से अपने फ़ोन उठाकर चेक करती है तो उसमें रुद्र का मैसेज आया था, बिकॉज आई लव यू सो मच। रुद्र का ये मैसेज पढ़ अन्या थोड़ा सक पका जाती है, क्योंकि रुद्र ने जैसे उसके मन के सवालों के जवाब दिया था। वो झट से आसपास देखती है, कहीं रुद्र वापस कमरे में तो नहीं आया, बट रुद्र उसे दिखाई नहीं दिया। लेकिन मैसेज की आवाज़ दोबारा आती है। अन्या झट से मैसेज चेक करती है, आई नाउ मेरी बीबी की शिकायतों की लंबी लिस्ट बन चुकी होगी, तो सोच रहा हूँ सारी एक साथ दूर कर दूँ। ये पढ़ अन्या ब्लश कर रही थी। दोबारा मैसेज आता है। अन्या जल्दी से चेक करती हैं तो रुद्र का दोबारा मैसेज था, वहीं जहाँ हमने एक नई शुरुआत की थी अपने प्यार की, वहीं जहाँ मैं तुम्हारा और तुम मेरी हुई, जहाँ हमारी मोहब्बत को एक नया रुख मिला था, जहाँ हर बंधन को तोड़ मोहब्बत का रिश्ता जोड़ा था, जहाँ तुमने अपनी मोहब्बत में मुझे अपना माना था। आज वही वक्त है, वही दिन है और एक बार फिर वही रात भी होगी। बस इंतज़ार होगा आज सिर्फ तुम्हें एक बार फिर अपना बनाने का। इंतज़ार में बेकरारी है, बट उससे ज़्यादा सुकून है तुमसे मिलने का, तुम्हारा होने का। वाइफी इंतज़ार कर रहा हूँ मैं वहाँ जहाँ हमारी मोहब्बत अपनी पहचान लिखी थी, वेटिंग फॉर यू। अन्या रुद्र के लगातार मैसेज पढ़ खुद में एक पल में हैरानी में मुस्कुरा रही थी।
उसे तो कभी नहीं लगा था कि रुद्र आज का दिन याद होगा, वो भी इतने सालों बाद, वो उसे इस तरह। अन्य का ये सब सोच दिल वापस से उस पहली धड़कन के जैसे धड़कने लगा। दिल में मीठा मीठा एहसास के साथ हल्की वो दिल को गुदगुदाहट जैसी घबराहट सी होने लगी, जैसे ये उसके साथ पहली बार हो रहा हो। मोहब्बत एक बार फिर उस पहली मोहब्बत जैसे जीने के इंतज़ार में कुछ अलग ही नशा था। अन्य ये सब सोचते हुए खुद में सिमट रही थी। उसके होठों की मुस्कान जैसे जाया ही नहीं जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ उस शाम की रात को दिन ढल चुका था और रात ने अपनी चमक बिखेरने में लगी थी। रुद्र वहीं उस जगह झील के पास खड़ा अन्य का इंतज़ार कर रहा था। रुद्र आसपास एक नज़र उस जगह को बड़े गौर से देख रहा था। ये वही जगह थी जहाँ अन्य और रुद्र ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया था और अपनी मोहब्बत को एक नया पहलू दिया था। वो जगह आज भी वैसी थी। इस जगह ने अन्य और रुद्र की काफ़ी सारी यादें थी। उन्हें दुनिया से छिप एक दूसरे के साथ होना था तो यहीं आते थे। वो जगह जैसे उनकी एक अलग दुनिया थी। आज उस दुनिया को इतने सालों बाद रुद्र की याद भी ताज़ा सी हो गई। रुद्र अपने हाथों को अपने पैंट की पॉकेट में रख उस आसमान में खिले चांद को देख रहा था। तभी रुद्र के कानों में चूड़ियों की खनक की आवाज़ पड़ती है, जिसे सुन रुद्र के होठों पे एक मुस्कान खिल जाती है। वो अपने दिल पर हाथ रख अपनी आंखें बंद कर लेता है। इन खनक से रुद्र के दिल पुराना रिश्ता जो था, वो अपनी आंखें खोल धीरे से पलटकर सामने देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। शायद आसमान में खिले चांद से ज़्यादा खूबसूरत चांद तो आज रुद्र ने देखा हो। अन्य रुद्र के सामने इस वक्त उसकी वही गिफ्ट की हुई लाल साड़ी पहने थी। उसके लंबे बाल आज खुलकर हवा में लहरा रहे थे। माथे पर बिंदी, होठों पर लिपस्टिक, कानों में झुमके अन्य के उस सादगी भरे श्रृंगार को जैसे आज चार चांद लगा रहे हो। आज अन्य बिल्कुल सिर्फ अन्य बन रुद्र के सामने थी। उसकी अन्य वही मासूम और सादगी भरा चेहरा जहाँ सिर्फ प्यार था। ये अन्य का वो रूप था जिससे अन्य ने रुद्र के जाने के बाद खुद के अंदर दबा दिया था। अन्य रुद्र के सामने खड़ी उसे बड़े प्यार से देख रही थी। रुद्र अन्य में खोए अपने कदम उसकी ओर बढ़ा देता है। दोनों अपने कदम एक दूसरे के करीब बढ़ा देते हैं और एक दूसरे के करीब आए भी बस एक दूसरे की निगाहों में खोए रहते हैं। कितना सुकून था इस शांति भरे पल में, जहाँ शब्दों की नहीं बल्कि सिर्फ एहसासों की ज़रूरत थी। रुद्र और अन्य एक दूसरे की आंखों में ऐसे उलझे कि दोनों को दिल जैसे खुद में बातें करने लगे। रुद्र अन्य की तरफ अपने एक कदम बढ़ाता है और अपने एक हाथ को धीरे से अन्य की कमर तक ले जाता है और हौले हौले से अपनी उंगलियों को उसके कमर को छुआते हुए एक झटके में उसे अपनी बाहों में जकड़े खुद के और करीब कर लेता है और दूसरे हाथ को बढ़ाकर हौले से उसके चेहरे पर आए बालों को संवारता है। रुद्र की वो छुअन अन्य के दिल में हलचल सी मचा रही थी। वो बेचैन धड़कने दिल के साथ रुद्र को देख अन्य कुछ कह पाते कि रुद्र अपनी उंगलियां उसके होठों पर रख उसे शांत करवाते हुए कहता है, सी। अन्य अपनी पलकें उठाकर रुद्र की आंखों में देखती है तो रुद्र हौले से अपने हाथों को अन्य के गर्दन और गालों के बीच रख हल्का सा उसके चेहरे को खुद के करीब कर बड़े शिद्दत से उसके माथे पर अपने होठ रख उन्हें चूमता है। रुद्र के ऐसे कहने पर अन्य के बदन में एक सिरहंसी दौड़ जाती है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। अन्य की पकड़ रुद्र के बाजुओं पर हल्की कस जाती है। ये एहसास अन्य के रोम रोम को एक नई खुशबू में महका रहा था। रुद्र अपने उस एक एहसास में जैसे अन्य अपने सारे जज्बात बयां कर चुका हो, प्यार, दर्द, डर, खुशी, दुख, सब। इतने सालों का गम और इस पल में मिली खुशी से आज वो पलड़ा भारी हुए जा रहा था। रुद्र अन्य के चेहरे को वैसे ही थाम उसके गालों को अपने गालों को छुआते हुए उसके कानों के करीब हुए कहता है,
कैसे कब क्यों नहीं पता, लेकिन वाइफी मुझे फिर से तुमसे ही मोहब्बत हो गई है, बहुत बेहद, जिसकी हद ना उस हद से ज़्यादा मुझसे तुमसे प्यार हो गया है। यादों में या बिना यादों में ये दिल सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करने पे मजबूर हो चुका है। आई लव यू वाइफी। अन्या रुद्र के यूं इजहार ए मोहब्बत सुन मुस्कुरा उठती हैं। आज भी उसके होठों पे मुस्कान के साथ आंखों में वही नमी थी जब उसने पहली बार रुद्र ने अपने मोहब्बत का इकरार किया था उससे। रुद्र अन्या को खुद से दूर किए उसके चेहरे के करीब के देखता है तो अन्या नम आंखों से उसे देख रही थी। ये देख रुद्र बड़े प्यार से उसके दोनों आंखों को चूम अपने माथे को उसके माथे से सटाकर कहता है, वाइफी क्या मुझे हमेशा इजहार पे तुम्हारे ये आंसू का इकरार देखने को मिलेगा? क्या आज भी तुम्हारे होठ मुझे उस इंतज़ार में तराने का सोच रहे हैं? रुद्र बेहद सर्द आवाज़ में धीरे से कहता है, बोलो ना वाइफी, क्या है तुम्हारे दिल में आज? क्या इस लम्हों में आने वाली वो बात जो तुम मुझसे कहना चाहती हो? कहो ना वाइफी, कहो। रुद्र की इस तरह अपने इजहार की मोहब्बत का जवाब सुनने की बेकरारी देख अपनी धीरे से अपनी आंखें खोल अपनी आंखों में सिर्फ मोहब्बत लिए धीरे से कहती हैं, आप। अन्य का ये जवाब सुन रुद्र भी अपनी आंखें खोल हल्का सा उसके चेहरे से दूर हुए उसकी आंखों में देखता है तो अन्य उसके टाइट को होले से पकड़ उसे देख अपनी आंखों में इकरार मोहब्बत और होठों में इजहार मोहब्बत लिए ठहरी आवाज़ में कहती हैं, मेरे दिल में, धड़कन में, सांसों में, रूह में मुझे सिर्फ आप हैं। मेरी मोहब्बत का नाम सिर्फ आप हैं रुद्र। शब्दों की मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी सांसें आपकी मोहब्बत को आपको बयां करने के लिए काफ़ी है। मैंने वो 3 सिर्फ आपके बिना एक वक्त की तरह काटे हैं, पर आपके साथ इस वक्त में ज़िंदगी जीना मेरी आखिरी चाहत है। आई लव यू सो मच। अन्या इतना बोल एक झटके में रुद्र के टाइट को नीचे करते हुए उसे झुकाती हैं और खुद हल्का सा उठते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख उसे चूम लेती हैं और उसके सीने से लग जाती हैं। रुद्र भी मुस्कुराते हुए सुकून से अन्या को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लेता है। तभी वहाँ एक जोर की हवा चली, जिसके कारण जिस पेड़ के आसपास अन्या और रुद्र खड़े थे उसके फूल उन पर जैसे बरसने लगे। आज जैसे प्रकृति भी उनकी मोहब्बत को अपने दिल से स्वागत कर रही हो। दोनों काफ़ी देर यूं ही एक दूसरे की बाहों में रहते हैं। कुछ पलों के बाद रुद्र अन्या के गोद में सिर वहीं ज़मीन के घास पर लेटा हुआ था और अन्या प्यार से उसे देखते हुए उसके ग्वालों को सहला रही थी। दोनों को बस इस बात का सुकून था वो साथ थे, इतने वक्त के बाद एक दूसरे के करीब थे। रुद्र अन्या की गोद में लेटा लेटा मंद ही मंद मुस्कुरा रहा था। ये देख अन्या रुद्र के माथे पर हाथ पैर को सोचते हुए कहती हैं, क्या बात है रुद्र, क्या सोच रहे हैं? रुद्र अन्या की बात सुन वैसे ही बिना आंखें खोले बेफिक्र टोन में कहता है, अपनी उस रात के बारे में सोच रहा हूँ और आने वाली रात के बारे में सोच रहा हूँ। अन्या रुद्र की बात सुन उचकते हुए थोड़ी हैरानी से कहती हैं, क्या मतलब है? रुद्र अन्या के सवाल को सुन मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल उसकी तरफ पलट थोड़ी शरारत से कहता है, क्या मतलब का? क्या वाइफी, तुम अब ऐसे अनजान मत बनो जैसे तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं किन रातों की बात कर रहा हूँ? इतना बोल रुद्र अन्या को शरारत से अपनी आँख विंग करता है, जिसे देख अन्या अपनी आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी कर रुद्र को देखती हैं। फिर रुद्र के सिर को अपने जोर से झटकते हुए उठते हुए कहती है, सोचिएगा भी मत। ये सुन रुद्र जल्दी से पीछे से अन्या का हाथ पकड़ उसे अपने सीने पर गिराते हुए उसे अपनी बाहों में जकड़ शरारत से कहता है, वाइफी सोच तो मैंने ऑलरेडी लिया है, आज तो करने की बारी है। वट से अन्या रुद्र की बातों का अंदाज़ा समझ हल्का ब्लश कर रही थी। ये देख रुद्र मौके का फ़ायदा उठाकर अन्या के गालों को हाथ रख दूसरे गालों पे चूमने लगता है और साथ ही अपने होठों और नाक को बेहद धीमे से अंदाज से अन्या के गालों और नाक से खेलते हुए आगे बढ़ता है। पर जैसे वो होठों के करीब बढ़ता है कि अन्या उसके सीने पर हाथ रख उसे रोकते हुए कहते हैं, रुद्र क्या कर रहे हैं?
अन्य की बात सुन रुद्र बीच में मुंह बनाकर कहता है, वाइफी अब ये पुराने बहाने मारने का सोचना भी मत, क्योंकि यहाँ तो कोई फैमिली के आने वाले नहीं हैं और ना ही हमारा बेटा, यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। अन्य ये सुन मुस्कुराते हुए कहती हैं, हाँ हाँ मुझे पता है, यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, लेकिन आसानी से मैं आपको थोड़ी मिलने वाली हूँ। इतना बोल अन्य रुद्र को धक्का दिए उसकी बाहों से छुड़ा उससे दूर भागती हैं। ये देख रुद्र पहले तो मुंह बन जाता है, फिर वो भी मुस्कुराता हुआ अन्य के पीछे भागने के लिए उठता है और अन्य को पकड़ने के लिए भागता है। रुद्र और अन्य की पकड़म पकड़ाई की प्यारी नोक झोंक चलने लगी थी है। चारों तरफ सिर्फ अन्य की हंसी का शोर था। बहुत वक्त के बाद अन्य ने खुलकर हंस रही थी। वो शायद रुद्र को यही पल अपनी ज़िंदगी का सबसे खास पल महसूस हो रहा था। वो चाहता था कि ज़िंदगी भर वो अन्य के पीछे यूं ही भागता रहे। अन्य भागते भागते झील के पास आ गई और अपने हाथों में पानी की बूंदें लिए रुद्र को भिगोने लगी। ये देख रुद्र अन्य को रोकते हुए कहता है, वाइफी क्या कर रही हो, भीग जाओगी तुम, बाहर आओ। अन्य जैसे आज पुराने जैसी अन्य बन अपने बचपने वाली शरारत में थी। ये देख अब रुद्र भी अपने में आए अन्य को भिगोने लगता है। दोनों यूं ही पानी में मस्ती करने लगते हैं। तभी अन्य का ध्यान न पाकर उसके पीछे से आते हुए उससे पीछे से अपनी बाहों में पकड़ते हुए कहता है, अब बताओ अब कहाँ जाओगी मुझसे बच के। अन्य ये सुन मुस्कुराते हुए रुद्र के हाथों को अपने कमर के आसपास लपेट मासूम सी सूरत ली कहती हैं, आपसे बचकर जाने की बात किसने की। अन्य कैसे लुक देख रुद्र पिघल सा जाता है। वो अन्य को घूरता हुआ कहता है, वाइफी तुम बहुत बुरी हो, तुम्हें अच्छे से पता है मुझे कैसे बहलाना है। अन्य के ये सुन अनजान बने अपना सिर मोड़ रुद्र की तरफ कहती हैं, नहीं मुझे नहीं पता आपको कैसे बहलाना है। इतना बोल अन्य रुद्र के चेहरे के करीब बढ़ अपने ठंडे होठों को उसके सिर से हल्के से छूकर गुजरते हुए उसके कानों की तरफ ले जाते हुए कहती हैं, ऐसे या फिर। इस एक्शन से तो बेचारा रुद्र के पूरे बदन में सिहरन सी दौड़ जाती हैं। वो बेचारा अपने धड़कनों को संभाले खड़ा बस सांसें भर रहा था। अन्य अपने ठंडे होठों को वापस से उसके गालों की तरफ ले जाते हुए उसके नाक को किस करते हुए कहती है, ऐसे या फिर। अन्य उसकी नाक उसके होठों को चूमने के एहसास दिए उसके गर्दन तक ले जाते हुए कहती है, ऐसे कि अब बेचारा रुद्र के सारे तार हिल गए। वो एक झटके में अन्य की कमर को वापस से मजबूती से जकड़ उसे बेखक किए कहता है, वाइफी इट्स नॉट फेयर, अब तुम मुझे बहका रही हो और अब मैं बहक गया तो मैं रोकने वाला नहीं। अन्य रुद्र को यूँ बेचैन देख मुस्कुरा उठती हैं। वो रुद्र यूँ ही पानी में थमे सामने देख कहती हैं, है ना जहाँ हमने नई शुरुआत की थी। वैसे रुद्र ये वही जगह, आज वही दिन भी है। तो आज इस खास मौके पर आप मेरे लिए कोई तोहफा नहीं लाए, स्पेशल गिफ्ट। ये सुन रुद्र थोड़ा उचकते हुए कहता है, गिफ्ट लेकिन किस लिए। अन्य ये सुन थोड़े आश्चर्य में उसकी तरफ देख कहती हैं, किस लिए का क्या मतलब होता है रुद्र, आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए, वो भी इतने खास मौके पर भी। रुद्र अनजाने में नाम में सिर हिलाए कहता है, नहीं मैं नहीं लाया। क्या कुछ लाना ज़रूरी था, क्या चाहिए बोलो, मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। रुद्र की बात सुन थोड़े चिढ़ते हुए गुस्से में पलटते हुए कहती हैं, ऑर्डर कर देता हूँ का क्या मतलब है। आप पता है बहुत बुरे हैं, आप मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए। आप मुझसे कहते हैं मैं अनरोमांटिक हूँ, पर आप मुझसे ज़्यादा हो, मुझसे ज़्यादा तो आप हो। मैं ही पागल थी, इतनी जल्दी मुझे मनाना ही नहीं चाहिए था। कुछ देर आपको यूं ही तड़पाना था, तब आपको समझ आता। अन्य गुस्से में मुंह फुलाए रुद्र को देख जाने लगी कि तभी अचानक ही एक चमक सी उठी, जिसे देख अन्य थोड़ी हैरान सी देखने लगती हैं। ये चमक सीधा चांद की रोशनी से उसके गालों पे पहने लॉकेट पर रिफ्लेक्ट कर रहा था। यूं देख अन्य आश्चर्य से अपने गले में पहने लॉकेट को देख कहती है, ये क्या है, ये कहाँ से आया। अन्य इसी सवाल का जवाब पाती कि उस लॉकेट की चमक अब पानी इनडायरेक्ट वे में रिफ्लेक्ट करने लगी।
जिससे झील के पानी की एक झलक सी बनने लगी। वो झलक देख तो अन्या की आंखें हैरानी और जज्बातों में हल्की बड़ी सी हो गई। अक्स बन अन्या के सामने था, जैसे वो चांद, जैसे वो उन्होंने बिल्कुल साथ था। ये चमक उस लॉकेट में लगे हीरे से आ रही थी। रात का वक्त, शौर्य का अपार्टमेंट। निहारिका शौर्य को नशे में अपने कंधे पर संभाले उसे उसके घर लिए आती है और बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोल उसे संभाले कमरे में ले जाती हैं। शौर्य इस वक्त नशे में चूर, खुद में न जाने क्या क्या बड़बड़ा रहा था। निहारिका की हालत पस्त हो चुकी थी। शौर्य का भारी भरकम शरीर संभाले, वह जल्दी से बेड पर उसे पटकते हुए अपनी कमर पर हाथ रख लंबी लंबी सांस भरते हुए शौर्य की हालत पे उसे घूरते हुए कहती हैं, आह हुफ, मुझे नहीं पता था इतना हैंडसम बंदा भी इतना भारी हो सकता है। मेरी तो कमर, पाँव, हाथ, कंधे सब दुख रहे हैं बस लिफ्ट से इन्हें ऊपर लाते लाते। आह, इतना बोल निहारिका शौर्य को देख रही थी, जो अभी भी नशे में कुछ बड़बड़ा रहा था, जिसे सुन निहारिका अपना मुंह सिकोड़ते हुए कहती हैं, और न जाने कौन सा स्क्रिप्ट नशे में याद कर रहे हैं, न समझ आ रहा है न ख़त्म हो रहा है। निहारिका शौर्य के लगातार बुदबुदाने से परेशान हुए थोड़े चीखते हुए कहती हैं, सर सो जाइए वरना पड़ोसी आपका गाना सुन पुलिस बुला लेंगे। शौर्य को निहारिका की बातों से जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो और तेज़ आवाज़ में खुद में बुदबुदाने लगा। न जाने कौन सी भाषा में वो बोल रहा था। निहारिका के कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। निहारिका ये देख अपना सिर पकड़ते हुए जाने लगती है। तभी शौर्य अपने बेड पर हिलते डुलने लगता है, नशे में, और बिल्कुल किनारे आए गिरने को होता है। ये देख निहारिका जल्दी से आगे आते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में थाम उसे गिरने से संभालती हैं। शौर्य उसके हाथों को तकिया समझते हुए उसे पकड़ते हुए सो जाता है। सोता हुआ शौर्य का चेहरा इस वक्त इतना अट्रैक्टिव लग रहा था कि निहारिका खुद को उसे खोने में रोक नहीं पा रही थी। उसके बिखरे बाल, उसकी छोटी सी नाक, बंद पलके, उसके पतले से होठ और उसकी परफेक्ट जॉ लाइन के साथ उसका सोता हुआ बेफिक्र मासूम चेहरा, न जाने क्या कशिश थी उस चेहरे की, निहारिका को नहीं पता, लेकिन वो जिंदगी इस चेहरे को अपने सामने देखना चाहती थी। उसकी कुछ पल पहले ही सारी झुंझलाहट इस वक्त एक बड़ी सी मुस्कान में खिल गई। वो बेहद प्यार से शौर्य को देख मन में सोचती हैं, कितने चेहरे हैं इस चेहरे का, पर सारे चेहरे इतना प्यारा क्यों है। निहारिका शौर्य को देख मुस्कुराते हुए उसे तकिए पर सुलाती हैं और उसे अच्छे से सुलाते हुए उसके जूते खोल उससे ब्लैंकेट उठा देती हैं और सारी लाइट बंद कर उसके बगल वाली लैंप जलाकर एक नज़र शौर्य को देख मुस्कुराकर थोड़ा झुक कर कहती हैं, गुड नाइट माय सुपरस्टार। इतना बोल निहारिका जैसे ही जाने को मुड़ती हैं कि तभी अचानक ही पीछे से शौर्य उसका हाथ अपने ऊपर खींच लेता है और बड़ी मजबूती से निहारिका की कमर झटकते हुए नशे में कहता है, मत जाओ ना, मत जाओ, मुझे छोड़ के अकेले मत जाओ। निहारिका शौर्य की इस एक्शन में जैसे शौक में रह जाती है और शौर्य के शब्द सुन वो हड़बड़ाते हुए खुद की पोजीशन में अफोर्ड सी महसूस करते हुए छूटने की कोशिश करती है। वही कहती हैं, सर क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे सर। निहारिका खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है, पर शौर्य के ताकत के आगे वो मजबूर सी हो जाती हैं। वो अपनी नज़रें उठाकर देखती हैं तो शौर्य की आंखें अब भी बंद थी। ये देख निहारिका बेचारों सा मुंह बनाकर खुद की हालत पे सोचती हैं कि अब वो क्या करे। तभी उसे आइडिया आता है। वो अपने बालों का आखिरी हिस्सा लिए शौर्य की नाक पे ले जाकर टटोलने लगती हैं, जिससे शौर्य झुंझलाता हुआ अपने सिर झटकता है और साथ ही उसकी पकड़ थोड़ी सी निहारिका पे ढीली हो जाती है। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए निहारिका जैसे उसकी बाहों से छूटने लगती हैं कि शौर्य वापस से निहारिका की कमर पकड़ इस बार उसे बेड पर धकेल देता है और ख़ुद उसके ऊपर आकर उसे जैसे लॉक कर देता है। निहारिका की तो जैसे सांसें
उचक सी जाती हैं। वो अपनी धड़कते दिल को संभाले कुछ कर पाती कि शौर्य अपना सिर उठाकर निहारिका की आंखों में अपनी नशीली आंखों से देख नशे में डूबे दर्द और डर के मिले जुली आवाज़ में कहता है, मत जाओ ना मुझे छोड़ के, मत जाओ। मुझे बहुत कुछ कहना है तुमसे आज। मुझे नशे में झूलते हुए अपने ऊपर उंगली से इशारा किए, मेरे दिल पर इशारा किए, मेरे होठों को, मेरी आँखों को, मेरे नोज़, मेरे कानों को, सबको बहुत कुछ कहना है, मत जाओ। निहारिका शौर्य की ऐसी बातें सुन उसकी तो धड़कनें ही बढ़ने लगती हैं। वो थोड़ी हैरान परेशान नज़रों से उसे देख बड़ी मुश्किल से खुद को संभाले कहने की कोशिश करते हुए कहती है, सर वो। तभी शौर्य उसके होठों पर अपनी उंगलियां रख उसे चुप करवाते हुए कहता है, सी, मैंने कहा ना मुझे कहना है तो मुझे पहले कहना है। मिस हीरा नीरा, आज तुम सिर्फ सुनोगी, ओके। बेचारी निहारिका ऐसी जगह फंसी थी कि जहां शौर्य की बात को सुनने के अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो बस अपनी आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी कर शौर्य को देख कहती है, शौर्य। उसकी आंखें देख मुस्कुराकर उसकी आंखों पे अपनी उंगलियों से छूता है, जिसे निहारिका के जैसे रोम रोम में एक अलग सा नया एहसास जन्म लेने लगता है। शौर्य उसे तरह कहता है, पता है मिस नीरा, तुम्हारी आंखें बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, न उतनी अच्छी है। ये सुन निहारिका झट से अपनी आंखें खोल उसे अपनी आंखें चढ़ाकर घूरती है। शौर्य अपनी बौखलाई में आगे कहता है, तुम्हारे नाक, उसके नाक को छूकर, वो भी अच्छे नहीं हैं, थोड़े फूले से हैं। तुम्हारे गाल तो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, थोड़ी चपड़े से हैं। न तुम्हारे बाल अच्छे हैं, हर वक्त एक जैसा महकती है। पता है तुमसे अच्छे तो मेरे बाल हैं, सिल्की और शाइनी। ये सब सुन तो निहारिका का मुंह बन जाता है। किसी भी लड़की को ये हरगिज़ पसंद नहीं आएगा कि ऐसी सिचुएशन की कोई प्यार के शब्द की जगह उसकी फीचर्स की बुराई करे। निहारिका का तो जैसे सुनने तक का मूड नहीं था। वो थोड़े गुस्से में शौर्य की बाहों में कस मसाते हुए कहती हैं, सॉरी तो ये सर, बट मैं ऐसी ही हूँ, एंड थैंक्स कॉम्प्लीमेंट के लिए। और आप इस वक्त मेरे ऊपर हैं तो हटिए, मुझे अपने घर जाना है। शौर्य निहारिका का गुस्से में फूली नाक देख हंसते हुए कहता है, मैंने कहा था ना थोड़ी फूली है, अभी देखी और फूल गई। और अभी तुम मत डिस्टर्ब करो मुझे, मैं अपनी लाइंस भूल जाऊंगा। लाइन सब सुन निहारिका थोड़ी उचकते हुए मन में कहती हैं, लाइंस? क्या इन्हें नशे में ये इनकी फिल्म की शूटिंग दिख रही है? हो गॉड, कहाँ फंस गई। शौर्य अपनी लाइन आगे कर कहता है, हाँ तो मैंने कहा था, हाँ तुम्हारे बालों के बाद, तुम्हारी थोड़ा सोचते हुए, हाँ तुम्हारे होठ। निहारिका अपने एक आईब्रो उचकाते हुए थोड़ी उम्मीद से देखती है। तुम्हारे होठ, वो भी कुछ खास नहीं है, बिल्कुल सिंपल से हैं। और तुम उस पर हमेशा अपनी वो स्ट्रॉबेरी वाली लिपस्टिक लगाती हो जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। ये सुन तो अब निहारिका का सब्र जवाब दे दिया। शौर्य ने अब तक तारीफ तक नहीं की थी और नशे में भी सिर्फ इंसल्ट पे इंसल्ट कर रहा था। ये देख निहारिका उसकी बाहों से छूटे साइड हटने की कोशिश करने लगती हैं ताकि वो बच सके। निहारिका अपनी कोशिश में लगी थी कि वहीं शौर्य निहारिका के चेहरे को देख मुस्कुराते हुए आगे कहता है, पता है तुम में कुछ भी अच्छा नहीं है। फिर थोड़ा उसके चेहरे के करीब पर उसके कानों की तरफ झुक बड़े मदहोशी में कहता है, पर फिर मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो। ये सुन तो निहारिका जैसे जम सी गई हो और साथ ही पूरा बदन में सिरहंसी दौड़ आई। शौर्य के वो बोल उसके कानों में गूंजने लगे। शौर्य अपनी वही मुस्कान बनाए निहारिका की आंखों में देख कहता है, तुम्हें पता है मुझे इस घर में किसी को पसंद नहीं था, बट तुम्हारा आना अच्छा लगता है। किसी का टोकना रोकना पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी आज तुम्हारा रोकना और टोकना अपना सा लगता है। मेरी शूटिंग में मेरा इंतज़ार करना, मेरे हर परफेक्ट शॉट पे तुम्हारा मुझे इशारों में कॉम्प्लीमेंट देना, हर मोड़ पे मेरे साथ खड़े रहना मुझे अच्छा लगता है।
ऐसा लगता है जैसे कोई अपना मेरे साथ है हर कदम पे। मॉम डैड के जाने के बाद मेरी दुनिया सिर्फ मेरा काम और चौहान परिवार था, लेकिन अब मुझे एक नई दुनिया से जुड़ना अच्छा लग रहा है। मुझे अब बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे साथ रहना, तुम्हें देखना। चाहे तुम्हारी आंखें परफेक्ट हो या ना हो, बट उन आँखों में मुझे देखना अच्छा लगता है। तुम्हारी नाक मुझे फूली हुई भी सबसे अच्छी लगती है। तुम्हारे बालों से आती वो खुशबू सब बहुत अच्छी लगती है। तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो, सबसे अच्छी। शायद सूर्य की आंखें नशे में डोल निहारिका के कानों के करीब बड़े धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, शायद मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। आई लव यू निहारिका, आई लव यू सो मच। इतना बोल शौर्य निहारिका के ऊपर वैसे ही गिर जाता है। निहारिका जैसे इस पूरे तरह के शौक में थी। उसे इस खुद में नहीं समझ आया क्या हुआ, जैसे कैसे हुआ। शौर्य की बातें उसकी आँखों, उसके धड़कनों में गूंजने लगी थी। आज पहली बार शौर्य में उसका सही नाम लिया था, वो भी ऐसे। आज नशे में वो कुछ शौर्य ने कहा। वो क्या था? या बस एक वहम जो सुबह होते ही शौर्य भूल जाएगा? लेकिन अगर सच था तो कैसा सच था, जिसे खुश होना चाहिए, या फिर खुद से पहले शौर्य की बातों का जवाब मांगना चाहिए? निहारिका सुन से पड़ी, बस अपने ख्यालों में उलझी सी थी। कुछ पल ऐसे ही रहने के बाद निहारिका को शौर्य की तेज़ सांसों की आवाज़ सुन निहारिका को हल्का सा होश आता है। शौर्य की पकड़ उस पर से ढीली होने के कारण वो तुरंत ही बेड से उठ कमरे से बाहर चली जाती है। वो कॉमन वॉशरूम के शावर के नीचे खड़ी बस शौर्य के इजहार के बारे में सोचने लगती है। बड़ा अजीब था सब। उसके मन में जैसे हजार सवालों की उलझन चल रही थी। वो जैसे खुद में मजबूर थी। दूसरी तरफ दूसरी सुबह शौर्य जब सुबह फ्रेश हुआ, जैसे अपने घर के हॉल में आता है तो वहाँ निहारिका उसका नाश्ता टेबल पर लगाए बड़े नॉर्मल अंदाज में कहते हैं, आपका नाश्ता रेडी है। शौर्य ये सुन थोड़े गौर से निहारिका के चेहरे को देख अपना सिर हिलाता चेयर पर बैठ जाता है और कॉफ़ी का कहता है। निहारिका उसे उसकी कॉफ़ी लाए देती है। शौर्य कॉफ़ी का मग लिए कल रात की सारी बातें सोचने लगता है। निहारिका अपने रोज़ के रूटीन के हिसाब से शौर्य को शेड्यूल का याद दिलाते हुए उसे कुछ कामों की लिस्ट बता रही थी कि कहाँ कहाँ उसे जाना है और क्या क्या काम करना है। आज कुछ नई फिल्में की भी लिस्ट के बारे में एक साथ बता रही थी, जिसे सुन शौर्य थोड़ा झल्लाए कहता है, मिस हीरा नीरा, क्या अपनी कॉफ़ी शांति से एक पल पी सकता हूँ? ये सुन निहारिका चुप होते हुए हाँ में सिर हिलाती है। शौर्य उसके नॉर्मल एक्सप्रेशन देख थोड़े क्वेश्चंस हुए पूछता है, मिस नीरा, क्या कल रात मैंने कुछ कहा था? मैं नशे में था तो क्या मैंने? निहारिका शौर्य का ये सवाल सुन एक पल खामोशी से उसकी आंखों में देखती हैं और अपने वही सीरियस अंदाज में कहती है, नो सर, कल रात आप नशे में। आपने क्या कहा? मैंने नहीं सुना। ये सुन शौर्य थोड़ा अफसोस में मुंह लटका लेता है। वो दोबारा कोई सवाल पूछता है कि उसके फ़ोन में एक मैसेज, जिसे पढ़ वो हड़बड़ाते हुए चेयर से उठकर टीवी ऑन करता है और न्यूज़ लगाता है। न्यूज़ में बस एक खबर चल रही थी, चौहान इंडस्ट्री है अब बेदी इंडस्ट्री के मालिक मिस्टर राजवेंद्र बेदी के अंदर। चौहान इंडस्ट्री का न्यू चेयरमैन मिस्टर राजवेंद्र बेदी ने किया बड़ा खुलासा। न्यूज़ में बस एक खबर चल रही थी, चौहान इंडस्ट्री है अब बेदी इंडस्ट्री के मालिक मिस्टर राजवेंद्र बेदी के अंदर। चौहान इंडस्ट्री का न्यू चेयरमैन मिस्टर राजवेंद्र बेदी ने किया बड़ा खुलासा। चौहान मैंसन घर अब है बेदी कॉरपोरेशन के अंदर। रातों रात चौहान नाम पे बेदी कॉरपोरेशन की मोहर। बड़ी खबर, चौहान इंडस्ट्री के सारे शेयर्स अब हैं मिस्टर राजवेंद्र बेदी के नाम। पूरे बिजनेस मार्केट में तहलका। आज दोपहर होने वाली बेदी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा इस बात का खुलासा। आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ऐसी ऐसी आती खबरें देख तो शौर्य के होश उड़ गए। वहीं शौर्य के पीछे खड़ी निहारिका के भी माथे पर भी कुछ बल से पड़ गए। आखिर ऐसा क्या हुआ रातों रात जो चौहान परिवार ने अपना सब कुछ खो बैठा?
निहारिका के मन में ये सवाल था। तो वहीं शौर्य परेशान सा जल्दी से अपना फ़ोन निकाल किसी को कॉल करता हुआ हड़बड़ाते हुए अपनी जैकेट और कार की चाबी उठाते हुए कहता है, मैं चौहान मैंसन जा रहा हूँ। इतना बोल शौर्य बिना निहारिका का कुछ सुने जल्दी से निकल जाता है। निहारिका तो बस एकटक उसे देखती रह जाती है। उसे देख तो निहारिका को लगा कि जैसे उसके खुद के परिवार और उसके दादाजी पर मुसीबत आई हो। अब बेचारी निहारिका को क्या पता, जहाँ दिल के रिश्ते मजबूत होते हैं वहाँ खून के रिश्ते से भी बड़ी जगह होती है। यही सब सोच निहारिका की नज़र टीवी पर आती न्यूज़ पर चली जाती है, जिसे न जाने उसके मन में कुछ अलग ही चलने लगा। वो अपना फ़ोन निकाल एक नंबर डायल करती हैं। वहीं दूसरी तरफ बेदी मैंसन। राजवेंद्र बेदी अपने कमरे के आईने के सामने खड़े हुए अपनी जीत के लिए तैयार हो रहे थे। उनके कमरे में भी टीवी चल रहा था, जो बार बार उन सारी खबरों को दिखा रहा था, जिसे सुन आज राजवेंद्र बेदी के गुरूर को काफ़ी राहत दे रहा था। अपनी जीत से ज़्यादा उसे चौहान की हार का मज़ा आ रहा था। वो तो अब इंतज़ार नहीं कर सकते थे दिग्विजय जी के उड़े होश के साथ उसकी इज्जत का तमाशा देखने का। वो अपने होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए अपनी शर्ट के बटन लगाता है। तभी पीछे से मालविका जी उनका कोट उन्हें पहनाती हैं और आगे बढ़ उनके कोट को सही करती हैं। तभी राजवेंद्र बेदी की नज़र मालविका जी के चेहरे पर गई, जो कुछ परेशान और खोई सी लग रही थी। ये देख राजवेंद्र बेदी मालविका जी के चेहरे को हल्का ऊपर उठाते हुए खुशी से कहते हैं, क्या हुआ मालविका, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हमने अपने दुश्मन को बहुत करारा जवाब जो दिया है। अब देखना इस शहर में क्या हर जगह हमारा ही रुतबा होगा। और तोहफे के रूप में हम आपको वो चौहान मैंसन भी गिफ्ट कर रहे हैं। अब तो खुश हो जाओ। मालविका जी राजवेंद्र बेदी की बातें सुन उनकी आंखों में ना खुशी से देख उनका हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए कहती हैं, बेदी साहब, मैं आपके फ़ैसले पर कभी सवाल नहीं किया, ना किसी बात पे आज तक आपत्ति जताई, बट ये सब ना जाने क्यों सही नहीं लग रहा है। दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है ज़्यादा पाने के लालच में हम अपना सब कुछ खो बैठेंगे। मालविका जी की बात सुन मिस्टर बेदी बड़ी बेपरवाही से अपने कॉलर को सही करते हुए आईने में देख कहते हैं, मालविका, ये सब तुम्हारा वहम है। बेहतर होगा अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि इस बार कुछ गलत नहीं होगा। उस दिग्विजय चौहान ने इस बार खुद अपनी हार का मोहरा मेरे हाथ में दिया है, तो अब जीत हमारी ही है। मालविका जी मिस्टर बेदी की बेपरवाही को सुन उन्हें समझते हुए कहती हैं, बेदी साहब, आपकी सारी बातें सच हैं, मैं मानती हूँ, पर आपकी आंखों का देखा हाल आप भूल गए क्या? उस अन्य चौहान ने हर बार हमारी जीत को कैसे हमारी हार में बदल दिया था। जब आपने दिग्विजय चौहान की इंसल्ट की तो हमारे सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर हमें बिजनेस में कितना लॉस किया था। आपको यहाँ तक कि जेल भी भेज दिया था। और तो और नित्या का क्या हाल किया था, आप भूल गए? जब नित्या अपने गुस्से में आकर उसके बेटे को नुकसान पहुँचाने की हिम्मत की थी, उसने साफ तौर पे हम सबको धमकी दी थी कि अगर हम उसके परिवार को नुकसान पहुँचाएगा तो वो हमें छोड़ेगी नहीं। और अब आप ये सब। अन्य का बखान सुन मिस्टर बेदी थोड़े सख्त लहजे में मालविका जी को देख अपना हाथ दिखाकर कहते हैं, मालविका, भूलो मत, मेरी बीवी हो, तुम्हें अपने पति पर भरोसा करना चाहिए। और इस वक्त अन्य चौहान से इतना क्या रही हो, वो कुछ नहीं है। और उसकी धमकी अब तक धमकी थी जब तक पावर और पैसा था उसके पास। अब सिवाय चौहान के नाम के उनके पास कुछ भी नहीं है। और जब तक इस बात का उन्हें पता चलेगा, तब तक तो उनके पास कुछ करने की हैसियत तक होगी, सिवाय उस दिग्विजय चौहान को कसूरवार ठहराने के।
वो कुछ कर भी पाएंगे और ये सब उसका दिया हुआ है। ये बोल राजवेंद्र बेदी एक डेविल स्माइल देते हैं, फिर टेबल पर रखे फाइल को उठाते हैं और जाते हुए एक नज़र मालविका जी को देख कुछ सोच मुस्कुराते हुए कहते हैं, वैसे मालविका, मैं सोच रहा था हम अपनी इस जीत के बाद अपनी बेटी की शादी उस चौहान मैंसन से करेंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? शादी बहुत ग्रैंड होगी क्योंकि मेरी बेटी की शादी जो है। वैसे ये सारी चीज़ों का क्रेडिट सिद्धार्थ को जाता है। मेरा मतलब है उस रुद्र राय चौहान। आखिर उसकी बदौलत ही हमें आसानी से कर पाए। अब उसे अपना दामाद बनाने का दर्जा तो मैं दे ही सकता हूँ। वैसे वक्त ज़्यादा नहीं है, इसीलिए तुम ये सब सोचना बंद कर दो और सारी तैयारी करो। मैं आता हूँ। अपने दुश्मनों की हार मान के इतना बोल मिस्टर बेदी चले जाते हैं। मिस्टर बेदी बातें सुन मालविका जी सोच में पड़ जाती हैं। न जाने क्यों इस बार उनका दिल घबरा रहा था। वहीं मिस्टर बेदी नीचे आते हैं तो नित्या भी खुशी से अपने डैड को गले लगाते हुए कहती हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ यू डैड। आज के बाद मेरा डर और ये चौहान नाम की मुसीबत हमेशा ख़त्म जो हो जाएगी। आई एम सो हैप्पी। राजवेंद्र बेदी अपनी बेटी की मुस्कान में खुश होते हुए कहते हैं, अभी तो हमने बदला शुरू किया है बेटा, इस मुसीबत को तो तिल भरी अंत मिलेगा। वैसे सिद्ध कहाँ है? अभी तक आया नहीं। नित्या सिद्ध का जिक्र सुन थोड़ी मासूमियत से कहती हैं, पता नहीं उन्हें कहाँ है, वो जल्दी आ जाएगा बट उसकी खबर नहीं है अब तक। राजवेंद्र बेदी एक नज़र अपने हाथ में पहनी घड़ी को देख कहते हैं, अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल से तो अब तक आ जाना चाहिए। एक काम करो, तुम उसे फ़ोन करो या एक मैसेज छोड़ दो कि वो डायरेक्ट आज की होने वाली चौहान इंडस्ट्री के शेयर होल्डर की ऑफिशियली मीटिंग में जल्द से जल्द आ जाए। हम डायरेक्ट वहीं मिलेंगे। ये सुन नित्या हाँ में सिर हिलाती हैं। मिस्टर बेदी उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चौहान मैंसन में जैसे भूचाल आ चुका था। जब से ये बात खुली थी उन्हें सुबह सुबह इस बात का मिस्टर बेदी की तरफ से नोटिस आ चुका था, जिस पे साफ साफ लिखा था कि चौहान इंडस्ट्री के मेजर शेयर होल्डर अब मिस्टर बेदी के नाम पे ट्रांसफ़र हो चुका है, जिसके तहत उनका घर भी मिस्टर बेदी के नाम पे हो चुका था। ये सब जान तो सबके होश उड़ चुके थे। हॉल में रेहान, तविश, अभय, शौर्य, आकाश जी, सांची सारे लोग परेशान से बैठे थे। अभय और रेहान ने तो अपने लॉयर से भी बात कर ली थी, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला क्योंकि कानूनी तौर पे वो पेपर सही थे। अब उन्हें कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा था इन सब से बचने का। रेहान गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, ये सब कैसे? हमारा सब कुछ, अब हम क्या करें? उस बेदी से ये सब कैसे किया? कैसे उसके पास दादाजी के शेयर्स पहुंच गए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और दादाजी भी इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं जब से पता है खुद को बस कमरे में बंद कर रखा है। कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें? आकाश जी रेहान के कंधे पर हाथ रख उसे शांत करवाते हुए कहते हैं, रेहान शांत हो जाओ। इस वक्त गुस्से से हमें कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। हम पहले इस प्रॉब्लम से निकलना होगा। हम ये सब इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते। कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होगा ही। अभय आकाश जी की बात सुन मायूसी से कहता है, कोई सॉल्यूशन नहीं बचा अंकल। मैंने लॉयर से बात की इस चीज़ पर हम कुछ नहीं कर सकते। दादाजी इस कंपनी के मेजर शेयर होल्डर थे। हम सबके शेयर भी उनके आगे कुछ नहीं है। अगर सब मिलकर बाकी सारे शेयर होल्डर को भी अपनी तरफ कर ले तब भी कुछ हो सकता है। दादाजी 55% ऑन करते थे, जहां बाकी के 25% बाहरी शेयर होल्डर के पास हैं और हमारे पास कुल मिलाकर सिर्फ 20% है, जिसमें से 5% रेहान के और 2.5% मेरे और शौर्य के हैं। और भाभी को शादी के 5% मिला था और रुद्र के हिस्से का 5% उसके जाने के बाद भाभी को मिला। सब मिलाकर भाभी के पास भी सिर्फ 10% है। इस सब के बाद भी हम दादाजी के परसेंट को टक्कर नहीं दे सकते।
ये सुन आकाश जी अब खामोश हो गए, क्योंकि इस प्रॉब्लम से निकलने का उन्हें भी अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। सोरे कुछ सोचते हुए कहता है, अब यार भाभी कहाँ है? उन्हें क्या इस बात की खबर है? किसी ने कॉल किया क्या? इतना बोल सोरे अपना फ़ोन निकालता है तो रेहान उसके हाथ पर अपना हाथ रख बुझे मन से कहता है, नहीं भाई, आप भाभी को कॉल मत करो। कब तक हम अपनी परेशानी में सिर्फ उन्हें तंग करेंगे? शुरू से लेकर अब तक भाई के जाने के बाद हर परेशानी में भाभी को याद किया है। उन्होंने हमें उस वक्त संभाला जब हम उन्हें संभालना चाहिए, लेकिन अब बस। रेहान अपनी लंबी सांसें घर मजबूती से कहता है, जानता हूँ भाभी के होने से सब होने जैसा लगता है, बट भाई ये सिचुएशन ठीक होने जैसी नहीं लग रही है। हमें बस इसे फेस करना होगा। हमारे अभी भी शेयर बचे हैं कंपनी में, मतलब थोड़े तो चांस हैं। रेहान अपनी हिम्मत बनाए घर पे नज़रें फेर कहता है, क्या होगा? सब घर हमारा नहीं होगा अब, बट हम सब साथ हैं, यही काफ़ी है। रेहान की ऐसी बातें सुन सब थोड़े इमोशनल से हो गए। सोरे उसके कंधे पर हाथ रख उसे साइड हक करते हुए उसे हौसला देता है। तबीस भी रेहान के गले लग इमोशनल हुए कहता है, वाह भाई, तू तो बड़ा हो गया, कितनी बड़ी बातें करने लगा है। आई एम प्राउड ऑफ यू। अबे सिचुएशन देख परेशान नज़रों से कहता है, वो तो ठीक है रेहान, लेकिन तुझे क्या लगता है भाभी को पता चलेगा कि हमने उन्हें पहले इन्फॉर्म नहीं किया ताकि वो इस प्रॉब्लम से दूर रहे? क्या वो इस बात से खुश होंगी? रेहान, प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन साथ करना है। भाभी को इन्फॉर्म ना कर, ये कोई आम बात नहीं है। अबे की बात सुन रेहान कुछ कहता, तभी सांची बीच में कहती है, सोरे अभी भाई, बीच में कह रही हूँ, बट प्रॉब्लम क्या सिर्फ भाभी के आने से सोल्व होगी? आई मीन रेहान ने कहा ना, हम साथ हैं और ख़ुद इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल ढूंढ लेंगे। अब भाभी कोई मैजिक थोड़ी है जो हर प्रॉब्लम सोल्व कर दे, ये उनके लिए भी मुश्किल होगा। सांची की बात अबे को कुछ सही नहीं लग रही थी। न जाने क्यों उसे कटासी लगी अन्य के प्रति, लेकिन वो कुछ कह पाता कि तभी दिग्विजय जी के कदमों के साथ उनकी छड़ी की चलने की आवाज़ सबके कानों पे पड़ती है। तभी दिग्विजय जी के कदमों के साथ उनकी छड़ी के चलने की आवाज़ सबके कानों में पड़ती है, जिससे सबकी निगाहें उनकी ओर चली जाती हैं। दिग्विजय जी अपने वही रुतबे और शान के साथ तैयार हुए हॉल में सबके बीच आते हैं। उन्हें देख सबके होश खामोश हो जाते हैं। बस सवाल आंखों में रह जाते हैं। क्यों कोई दिग्विजय जी से सवाल कर उन्हें दोषी नहीं ठहराना चाहता था और न खुद दुख पहुंचाना चाहता था। दिग्विजय जी सबकी निगाहों की और एक नज़र देखते हैं। रेहान दिग्विजय जी को देख अपनी नज़रें झुका लेता है। अपने परिवार का ये हाल देख दिग्विजय जी एक लंबी आह भर अपने वही रौबदार आवाज़ में खुद मजबूत दिखाए कहते हैं, जानता हूँ सबकी निगाहों में बहुत सवाल हैं और कुछ के सवाल के साथ मैं उनका दोषी भी हूँ, लेकिन मैं तुम सबसे। दिग्विजय जी अपनी छड़ी के साथ अपना हाथ जोड़ कहते हैं, माफ़ी के सिवा अब कुछ नहीं मांग सकता। मुझे माफ़ कर दो, तुम सबको मेरी वजह से इस प्रॉब्लम में आना पड़ा। दिग्विजय जी के माफ़ी सुन आकाश जी उनका हाथ पकड़ कहते हैं, डैड ऐसा मत करें, आप हम सबसे यूँ माफ़ी मांगे, ये हमें हरगिज़ मंजूर नहीं। अभी भी आकाश जी का साथ देते हुए कहता है, हाँ दादाजी, जानता हूँ प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं कि हमारे सामने या किसी के सामने आपका झुकना हमें मंजूर हो। अबे की बात पे शोरे और तवीस भी हामी भरते हैं। वही रेहान के मुंह से ना शिकायत ना रुआसी कुछ न सुन दिग्विजय जी नम आंखों से देख सबकी ओर कहते हैं, जानता हूँ मेरा परिवार मेरे हर फैसले पर हमेशा मेरे साथ खड़ा रहेगा। मुझे बहुत खुशी है, भगवान ने मुझे 2 नहीं बल्कि 5-5 पोतों का सुख दिया है, पर मुझे माफ़ करना, मैंने अपने परिवार को अनजाने में इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा, वो भी अपने एक पोते के प्रेम में अंधा होकर। मुझे नहीं पता था। इतना बोल दिग्विजय जी की आंखें भर आई। वो एक पछतावा भी नज़रों से सबकी ओर देख रहे थे। अपने पिता का ये हाल देख आकाश जी उन्हें संभालते हुए कहते हैं, डैड आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है,
और न ही माफ़ी मांगने की। हम सबको पता है आप कभी जानबूझकर ऐसा कुछ कर सकते, लेकिन डैड हमें अब तक ये समझ नहीं आया आपके शेयर्स उस बेदी के पास कैसे गए, कब आपने ये कदम उठाया, हमें तो भनक तक लगी नहीं कुछ इसकी। आकाश जी का सवाल सुन दिग्विजय जी एक आह भर कहते हैं, आकाश तुम्हें याद है कौशल्या की पूजा में तुमने मुझसे पूछा था, इतना सब होने के बाद वो बेदी अपना परिवार और सिद्ध को लिए इस पूजा में शामिल होने कैसे मान गया था। दिग्विजय जी की ये सवाल कहने पर सबकी निगाहें उस पर कुछ आश्चर्य और बेचैनी से उस पर टिक जाती हैं। आकाश जी भी बीती बातों को याद कर असमंजस में अपना सिर हाँ में हिलाते हैं। दिग्विजय जी सबकी ओर एक ठंडी निगाहें डालते हुए आगे कहते हैं, तो उसकी वजह यही है, मैं चाहता था बस कि रुद्र अपनी माँ की पूजा में शामिल हो, इसीलिए बेदी से मैंने इस बारे में बात की और उसे पूजा में आने को कहा। उसने इस बात का फ़ायदा उठाकर मेरे आगे शर्त रख दी। उसने मुझसे मेरी कंपनी के कुछ शेयर्स मांगे। मैंने उस वक्त इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि आखिर उसने पेपर्स में इतने % की बात कही है। बस उसकी बात मानकर उस पेपर पर साइन कर दिया। अपने पोते को वापस पाने की चाहत में मैंने बिना किसी को बताए ये कदम उठा लिया। मुझे माफ़ कर दो। दिग्विजय जी की बात सुन सांची अपने माथे पर कुछ सिकन लिए कहती हैं, लेकिन दादाजी आपने जिसकी चाहत में ये सब किया वो तो सिद्धार्थ हैं, रुद्र भाई नहीं। ये बात हम सब जानते हैं। दिग्विजय जी सांची की बातें सुन थोड़े कसे हुए आवाज़ में कहते हैं, लेकिन ये दादा का दिल नहीं मानता है और उस हालात और अपने जज्बातों में बंधे मैंने ये कदम उठा लिया। शायद मुझे अफसोस भी नहीं है, बस इस बात का अफसोस है तुम सबको मेरी वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, पर तुम लोग चिंता मत करो। भले ही दिग्विजय राय चौहान की ढाल धीमी हो गई है, पर अभी भी उसकी छड़ी में वो हौसला और हिम्मत अभी भी मजबूत है। दिग्विजय जी की बात सुन सांची खामोश हो जाती है। रेहान जिसने अब तक कुछ नहीं कहा था, वो आगे बढ़ दिग्विजय जी के सामने खड़ा होता है और एक नज़र उन्हें देख झट से उनके गले लग थोड़ी नम आवाज़ में कहता है, दादाजी आपको इस छड़ी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका हौसला और ताकत अब मैं बनूंगा, हम सब बनेंगे। रेहान के ये कहने पर दिग्विजय जी काफ़ी भावुक हो गए। कितनी मुश्किल से उन्होंने खुद को इस सिचुएशन के लिए तैयार किया था ताकि वो अपने परिवार की ढाल बन सके, लेकिन रेहान के ये कहने पर जैसे अब उन्हें एक अंदर से हौसला सा मिल रहा था। उनकी जैसे चिंता दूर हो गई। रेहान की बातों पे अबे शोरे तविस भी अपनी अपनी हामी भरे, जिस पे दिग्विजय जी मुस्कुराते हुए अपनी बाहें फैलाकर उन्हें आने का इशारा करते हैं। वो तीनों भी दिग्विजय जी को खुशी खुशी हक कर लेते हैं। इस पल को देख आकाश जी और सांची भी भावुक हो जाते हैं। यही तो बखूबी होती है परिवार की, जो चाहे दुख हो या सुख हर मोड़ पर साथ निभाए, आपके लिए खड़े हो जाए। इससे आगे दुनिया में शायद किसी को किसी दौलत की ज़रूरत नहीं पड़ती। तभी रुद्रांश भी भागते हुए उनके पास आता है और दिग्विजय जी के पैरों से लिपटते हुए क्यूटली कहता है, बड़े दादू आप रुद्रांश को भूल गए, मुझे भी हग्गी चाहिए। रुद्रांश की आवाज़ सुन सबकी निगाहें उस पर जाती हैं। वो अपना छोटा सा मुंह फुलाए सबको दिग्विजय जी को देख रहा था। दिग्विजय जी मुस्कुराते हुए रुद्रांश को अपनी गोद में लिए उसके गालों को छूकर कहते हैं, ऐसा कभी हो सकता है हम अपने छोटे चौहान को भूल जाए? आप तो हम सबकी जान हैं। आज रुद्रांश को नहीं बल्कि उसके बड़े दादू को उसकी प्यारी झप्पी चाहिए, क्योंकि आज बड़े दादू का एग्ज़ाम है और बेटा उन्हें बहुत डर लग रहा है। ये सुन रुद्रांश अपनी आंखों को तिरछा कर कुछ सोचने के अंदाज में एक पल सोच उसके गालों पर नन्हे नन्हे हाथों को रख कहता है, बड़े दादू आप भी स्कूल जाते हो? आपका भी स्कूल में एग्ज़ाम होता है? ये सुन दिग्विजय जी मुस्कुराकर कहते हैं, नहीं बेटा, स्कूल का नहीं बल्कि ज़िंदगी का एग्ज़ाम है आज हम सबका। दिग्विजय जी की बातें रुद्रांश कुछ खास समझ तो नहीं आई, लेकिन वो मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से कहता है, ज़िंदगी का एग्ज़ाम? ओहो बड़े दादू, मुझे तो समझ आया, पर आप डरना मत, क्योंकि मम्मा कहती हैं हम चौहान हैं। चौहान थोड़ी किसी से डरते हैं। फिर रुद्रांश हल्का सा अपने कंधे उचकाते हुए अपने क्यूट से एक्सप्रेशन को सीरियस बनाने की कोशिश करते हुए
दिग्विजय जी के कंधे पर दोनों हाथ रख कहता है, अगर फिर भी डर लगे तो आप मुझे बुला लेना। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और अपने सारे होमवर्क कर लिए। मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, फिर देखना आप भी मेरे जैसे एग्ज़ाम फास्टेट आओगे। रुद्रांश की ये बात सुन दिग्विजय जी एक पल हैरत देख हंसने लगते हैं और उसे अपने सीने से लगाकर हंसते हुए नम आंखों से कहते हैं, हाँ बेटा, ज़रूर बुलाऊंगा। रुद्रांश की मीठी मीठी बातों में सबका मन थोड़ा हल्का हो जाता है। उसकी वजह से सबके होठों पे मुस्कान आ जाती है। रुद्रांश दिग्विजय जी के गालों को चूम उन्हें ऑल द बेस्ट कहता है तो वो भी हाँ में सिर हिला देते हैं। सांची रुद्रांश को दिग्विजय जी की गोद से अपने गोद में ले लेती हैं। दिग्विजय जी अपने कदम आगे बढ़ा देते हैं। उन्हें आज शेयर होल्डर की मीटिंग में जो जाना था, उनके साथ रेहान, तबीस, अभय, शौर्य और आकाश जी सब दिग्विजय जी के साथ देने के लिए उनके साथ जाते हैं। पीछे से रुद्रांश सबको हंसी खुशी ऑल द बेस्ट कहता है। उस छोटे से बच्चे ने सबके दिल को राहत दी और साथ ही एक हौसला भी। सब एक साथ निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन सारी बातों से बेखबर अन्या और रुद्र अपने प्यार भरे क्वालिटी टाइम एंजॉय कर रहे थे। इतने सालों की जुदाई के बाद कितनी बातें, कितनी शिकायतें, कितना कुछ कहना एक दूसरे से, जिसके लिए उन्होंने जैसे ज़िंदगी भर खुद के वक्त पे जुदा किया था। उन्हें वहाँ आए हुए 2 दिन हुए थे। रुद्र का तो मन ही नहीं था अन्या को जाने देने का। वो अन्या के हर दुख को वो खुशी में बस बदलना चाहता था, इसीलिए उसने अन्या के हर नखरे को उठा रहा था। चाहे उसके लिए नाश्ता बनाना हो या उसके लिए फ्रूट काटना हो या उसके बालों को वॉश करना हो या उसकी कहानी पढ़कर सुलाना। अन्या को भी मज़ा आ रहा था। वो तो बस रुद्र को यूँ अपनी केयर करते देख खुश थी। वो काफ़ी वक्त के बाद यूँ सुकून से सोया करती थी। सुबह हो चुकी थी। अन्या अब भी बेफिक्र नींद के आगोश में लिपटी हुई सो रही थी। भर के उस गिलास बोल के आती हैं। हल्की हल्की धूप अब उसकी आंखों में पड़ उसे नींद में अपनी आहट छोड़ रही थी। अन्या मुस्कुराते हुए बिना अपनी आंखें खोल अपनी बाहों को अपने बेड के आसपास टटोलती हैं, जिससे उसे अपने आसपास रुद्र के ना होने का एहसास होता है। ये महसूस कर अन्या के माथे पर बल पड़ जाता है। वो नींद में अपनी आंखें खोलती हैं कि तभी उसके कानों में वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। ये सुन अन्या मुस्कुराते हुए अपनी निगाहें दरवाजे की ओर ले जाते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल देती हैं। सामने रुद्र अपनी कमर पे टॉवल लपेटे अभी अभी शावर लिए कमरे में आ रहा था। अन्या की सीधी नज़र रुद्र पे पड़ती है, जिससे उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान खिल जाती है। सुबह सुबह अपने हस्बैंड का ये अट्रैक्टिव लुक देख तो अन्या मन ही मन इतनी फैंटी की दुनिया में बहकने सी लगी। रुद्र के सिर से टपकते पानी की बूंदें उसकी गर्दन से होते हुए उसके सीने, उसके एब्स को वो यूं टच करते हुए पिंसल रही थी। अन्या ने इस पल में खोए अपना में ही होठों को अपने दांतों तले जोरों से दबा दिए, जिससे उसके भी मुंह से एक हल्की सी आ निकल जाती है। अन्या की आवाज़ सुन रुद्र की नज़र अन्या पे जाती है। वो जल्दी से बेड पे बैठा हुआ थोड़ा झुककर अन्या को चेक करते हुए पूछता है, क्या हुआ वाइफ, तुम ठीक हो? रुद्र के सवाल पर अन्या अपनी बाहें रुद्र के गले में डाल बड़े मासूमियत से नाम में सिर हिलाते हुए सिडेक्टिव टोन भरे टोन में कहते हैं, अब मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ जब मेरा हैंडसम पति यूँ मेरे मन को बहकने पे तुला है। तो ये सुन रुद्र अपनी आईब्रो उचकाते हुए कहता है, अच्छा इसमें शिकायत है तुम्हें? अन्या अपना हलक सिकोड़ कहती है, शिकायत नहीं, बस डर है। अन्या रुद्र के चेहरे के करीब उसके कानों में कहती हैं, आगे जो रिजल्ट होगा वह कहीं मेरे हैंडसम हस्बैंड पे भारी न पड़ जाए। ये सुन रुद्र भी मदहोश भरे अंदाज में अन्या के करीब हुए कहता है, डोंट वरी वाइफी, तुम्हारा हस्बैंड इतना कमज़ोर नहीं बल्कि तुम्हारी सोच से भी आगे हैं। तो बोलो वैसे कहाँ से शुरू करें? तो दोस्तों आपको कैसा लगा आज का पार्ट? आपकी डिमांड थी ना कि रुद्र और अन्या को जल्दी से मिलवा दो, तो देखिए ये दोनों तो मिल चुके हैं। अब बाकी है तो इन दोनों की पहचान दुनिया के सामने लाने की। तो क्या होगा आगे हम जानेंगे कल। धन्यवाद।